मैं ही आयरन मैन। ये वही शब्द है जहां से आयरन मैन की जीवनी स्टार्ट होती है। इसके बाद 11 साल, 10 फिल्में और आयरन मैन का अंत इन्हीं शब्दों के साथ होता है। एक लेजेंडरी फिक्शनल कैरेक्टर जिसकी मौत ने हम सबको रुला दिया। पर आयरन मैन इतना आइकॉनिक क्यों है? राइटिंग, कैरेक्टर, आरडीजे की एक्टिंग या बाकी सुपर हीरो से एक अलग अंदाज़े बयां होना? इतने सारे गेसेस पर एक सटीक जवाब नहीं। ऐसा कैसे? सटीक उत्तर हमें मिलता है तब जब हम ये जान पाएंगे कि आरडीजे कौन है और उनकी जगह कभी कोई क्यों नहीं ले सकता। आज थोड़ा जुकाम हो गया है तुम्हारे भाई को, तो ध्वनि थोड़ी खराब है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी पहले से हूँ। तो ये सब शुरू होता है तब जब मार्वल ने अपना पूरा पैसा अपनी पहली सेल्फ फाइनेंस मूवी यानी आयरन मैन पे लगा दिया था। पता है, आयरन मैन 1963 से मरवाले मार्वल कॉमिक्स का पार्ट रहा है, अवेंजर्स के साथ भी दिखा है। तब भी वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन लेवल का तो छोड़ो, डेडपूल जितना फेमस भी नहीं था। ऐसे कैरेक्टर पे मार्वल ने 149 मिलियन यूएस डॉलर लगा दिए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मार्वल ने लिटरली अपने सभी वैल्यूएबल कैरेक्टर्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, एक्समैन एक्सेट्रा को साहूकारों के पास गिरवी रख दिया था। सब कुछ एक ऐसे कैरेक्टर पे निर्भर करता था जिसकी ब्रांड वैल्यू 0 थी। आर्यभट्ट वाला 0, शाहरुख खान वाला 0 नहीं, इतनी खराब भी नहीं थी। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे वो जिनका पासवर्ड होता है, जी हाँ, अपने ठरकी बॉडीगार्ड जॉन फेवरो। पर इन्होंने अभी तक सिर्फ एल्फ और कुछ छोटे बजट की मूवीज बनाई थी, तो इनके लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। ऊपर से आते ही उन्होंने मार्वल वालों के साथ टसल पाल ली थी आरडीजे के पीछे। खुद सोचो, तुम अपना सब कुछ गिरवी रखकर एक मूवी बना रहे हो जिसे प्रॉफिट कमाना ही होगा। तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो फेमस नहीं है, तुम्हें एक फेमस एक्टर को लेना पड़ेगा। पर क्या तुम एक ऐसे एक्टर को लीड में लेना चाहोगे जो डी एडिक्ट है, 5 बार जेल जा चुका है, सभी स्टूडियोज उससे दूर भागते हैं, उसे पूरी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा? हाँ, यहाँ लगाना जॉन फेवरो की फोटो। जॉन फेवरो आरडीजे को ही कास्ट करना चाहते थे, बजाय इसके कि आरडीजे ने अपनी लाइफ कितनी बर्बाद कर दी थी, या शायद इसीलिए कि आरडीजे की लाइफ इतनी बर्बाद थी। फेवरो कहते हैं कि गौर फरमाइएगा, फेवरो कहते हैं कि आयरन मैन की कहानी असल में आरडीजे के करियर की कहानी है। तो जॉन फेवरो ने ऐसा क्या देखा टोनी स्टार्क में? अरे मेरा मतलब है कि आरडीजे में ऐसा उन्होंने क्या देखा कि 140 मिलियन बजट की मूवी के लिए फेवरो ने किसी बड़े एक्टर को चूज नहीं किया, बल्कि आरडीजे को चूज किया। ये हम तभी देख सकते हैं जब हम टोनी स्टार्क व आरडीजे के बीच एक पतली पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो आयरन मैन कौन है? टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क क्या है? एक हथियारों का व्यापारी, जीनियस, घमंडी और पूरे तरह अपने ईगो में डूबा हुआ कैरेक्टर। और एक दिन उसी के बनाए गए वेपन से कोई उस पर हमला कर देता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी की टीम मर जाती है और उसकी खुद की मिसाइल के टुकड़े उसके चेस्ट में धंस जाते हैं। तानसेन, यिनसेन नाम के एक आदमी ने उसे गुफा में एक कार बैटरी और मैग्नेट के सहारे जिंदा रखा था, और यही बंदा अपनी जान गंवा देता है टोनी स्टार्क को बचाने के लिए। और इसके आखिरी शब्द थे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। यही हमें पहली छवि दिखती है आयरन मैन की। जैसे ही टोनी स्टार्क यहाँ से आज़ाद होता है तो पहला काम जो वो आते ही करता है वो है एक चीज़ बर्गर खाना एंड उसके बाद अपनी हथियार बनाने वाली कंपनी को बंद कर देना। एक अफगानी गुफा में कुछ दिन बिताने के बाद मैंने मौज मस्ती को अलविदा कह दिया, क्योंकि अब तक वो ये जान गया था कि वो मासूम लोगों की लाशों पर अपना कारोबार बना रहा था। अंत में उसने समझा कि उसकी लाइफ का एम तो कुछ और ही था। अब इसी आर्क को ध्यान से देखो, एक असाधारण काबिलियत वाला इंसान जो सालों से अपनी काबिलियत को बर्बाद करता आ रहा है, और एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। फेवरो को टोनी स्टार्क की कहानी में आरडीजे की लाइफ दिखी। बस आरडीजे को वो एक मौका चाहिए था जो उनकी लाइफ को बदल दे। और पता है फेवरो को वो दुर्लभ चीज आरडीजे में दिखी जो हर डायरेक्टर अपने एक्टर में ढूंढता है। एक ऐसा एक्टर जिसे कैरेक्टर बाहर से नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि ये कैरेक्टर कैसा महसूस करता है। और ये बात
पहले ही सीन में दिखती है जहां मस्त टोनी स्टार्क अपने हथियारों की डील करके आर्मी के साथ फाइनली सिक्योर्ड वाली वैन में आता है। स्कॉच पीता हुआ बड़ी बेतकल्लुफी से हंसी मजाक कर रहा होता है एंड बूम, उसी की बनाई गई एक मिसाइल उसे हिट करती है। सिक्योरिटी वाले मारे जाते हैं और टोनी अपनी चेस्ट की ओर देखता है और पता लगता है उसका सीना लहूलुहान है। वो मौत के करीब था। इस टाइम पे आरडीजे के रिएक्शन देखो। ये एक ऐसा इंसान का लुक है जो जानता है कि कैसा महसूस होता है जब आप खुद को देखते हैं और पाते हैं कि जो आपने आज तक अचीव किया सब खत्म। ग्वेनेथ पाल्ट्रो जो अपनी पेपर हॉट्स का रोल प्ले करती है, वो बताती है कि सुबह सुबह सेट पे पता है क्या होता था। फेब्रो स्क्रिप्ट लेकर आते थे, टोनी स्क्रिप्ट को पलते थे और फिर कहते थे कि मैं इसमें से एक लाइन भी नहीं बोलूंगा, और शूट से ठीक 10 मिनट पहले वो खुद फाइनल करते थे कि उनको क्या बोलना है। लाइक ये वाला सीन ले लो। Is it better to be feared or respected? Is it too much to ask for both? ये लाइन आरडीजे और फेब्रो ने शूट के दिन ही लिखी थी और आरडीजे की सबसे बड़ी इम्प्रोवाइजेशन ये थी। होना ये था कि आयरन मैन की ओजी स्क्रिप्ट के मुताबिक टोनी स्टार्क को ये बोलना था, सूट में उसका बॉडीगार्ड था वो नहीं। अगर आपको पता ना हो तो कॉमिक्स में भी आयरन मैन शुरुआत में यही झूठ सबसे बोला करता था। जी हाँ, सही समझे आप। आयरन मैन भी दरअसल एक सीक्रेट आइडेंटिटी वाला कैरेक्टर हुआ करता था कॉमिक्स में, और ठीक आयरन मैन मूवी में भी यही होने वाला था। पर I am Iron Man. सबको ये लाइन बहुत पसंद आती है। लाइक लिटरली ये बंदा सच में टोनी स्टार्क ही है, क्योंकि अगर टोनी स्टार्क एक्चुअली में एग्जिस्ट करता, जिंदा होता, तो वो एग्जैक्ट यही लाइनें कहता। केविन फाइगी खुद कहते हैं कि आरडीजे कार्ड नहीं पढ़ रहे थे भाई, स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे थे, वो बस वही बोल रहे थे जो एक्चुअल में टोनी स्टार्क बोलता। एंड बूम, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन सालों से बनाई गई उनके द्वारा प्रथा, यानी सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। टोनी स्टार्क इस एरा को ही चेंज कर देता है। यहाँ से मार्वल भी अपना रुख बदल देता है। अब वो सुपर हीरो की आइडेंटिटी को सीक्रेट नहीं रखता। अगर आप देखो तो एमसीयू में काफी सारे ऐसे सुपर हीरो हैं जिनकी आइडेंटिटी पब्लिकली सबको पता। ना आयरन मैन ने आरडीजे को बनाया और ना ही आरडीजे ने आयरन मैन को बनाया। ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए बने थे, और इसीलिए हमें आरडीजे के साथ आयरन मैन को समझना भी जरूरी है। आयरन मैन 2 में पेपर टोनी को कुछ देती है, एक गिफ्ट, प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। 11 साल हो गए, इसका कोई जिक्र नहीं होता, बट एंड गेम में ये चीज हमें फिर दिखाई जाती है एंड भाई पूरी ऑडियंस रो पड़ती है। आयरन मैन 3 में टोनी महीनों से ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि अवेंजर्स में उसने कुछ ऐसा देखा था जब वो मिसाइल स्पेस में फेंकता है जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है, उसको अंदर से झंझोड़ देता है। ऐसी चीज जिससे सूट फिक्स नहीं कर सकता था, उसने लिटरली 42 सूट बना डाले, 42 सूट्स, क्योंकि रुकने का मतलब था सोचना। सेम मूवी में एक बच्चा आकर उससे सवाल पूछता है, वार्म होल का जिक्र करता है, टोनी को लिटरली पैनिक अटैक आ जाता है। जो आदमी आयरन मैन 1 में हमें आई एम आयरन मैन कहता हुआ नजर आया, वो कहीं खो गया था। और मैं वो आदमी हूं जिसने एवेंजर्स को खत्म किया। मैंने देखा था पर टीम को नहीं बताया। कैसे बताता? सिविल वॉर में ये चीज और आगे बढ़ती है, जहां पर MIT की प्रेजेंटेशन के बाद एक औरत टोनी से मिलती है और वो उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बताती है। उसके शब्दों में टोनी एक कातिल था। टोनी वहां खड़ा रहता है, सब सुनता है गिल्ट में। बाद में उसकी अवेंजर्स से अंत बंद हो जाती है, जहां वो इसी लड़के का जिक्र करता है। वो कहता है कि वो 26 साल का था और सुकोविया में मारा गया अवेंजर्स वर्सेस अल्ट्रॉन की बैटल में। अल्ट्रॉन जिसे टोनी ने बनाया था। एक मशहूर आदमी ने कभी कहा था, हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। तो मैं तुम्हें ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी अभी शैतान बनाए और मुझे पता भी नहीं चला। इन्फिनिटी वॉर में वो नॉर्मल होने की कोशिश करता है, पेपर को उसके सपने के बारे में बताता है जो उसने सुबह देखा। जहाँ वो अपने होने वाले बच्चे की बात करता है, हंसी मजाक करता है, लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। 90 मिनट बाद वो किसी दूसरे प्लेनेट में होता है। पीटर पार्कर उसकी बाहों में दम तोड़ता है, ये कहते हुए मैं मरना नहीं चाहता मिस्टर स्टार्क, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। टोनी कुछ नहीं कर पाता। एंड गेम आती है। फाइनली 5 साल बाद टोनी
पीसफुल लाइफ जी रहा होता है, उसके पास अब सब था, एक हॉट पत्नी, एक प्यारी बेटी, एक फला पूरा परिवार। तभी एंटमैन आता है कैप्टन की टीम के साथ और टाइम बकैती का आइडिया लाता है। टोनी के पास एक बढ़िया परिवार था, वो लाइफ थी जो वो चाहता था, वो ड्रीम करता था, तो आखिर वो टाइम बकैती क्यों करता। पर रात को जब वो पीटर के साथ खींची फोटो देखता है, उसे वही पल याद आते हैं। टोनी पीटर के साथ खींची फोटो देखता है, उसे मॉर्बियस स्ट्रिप को उल्टा करने का आइडिया आता है। अगले ही दिन वो बंदा जिसे स्टीव ने कभी मतलब ही कहा था, वो अपनी हैप्पी लाइफ छोड़कर अवेंजर्स की मदद करने आ जाता है। और क्या तुम्हें पता है कि आयरन मैन की बेटी जब उससे आई लव यू 3000 कहती है, ये असल में आरडीजे का ही आइडिया था, क्योंकि उनके रियल लाइफ में जो पुत्र है वो भी उन्हें यही कहते हैं। और फिर आता है आइकॉनिक मोमेंट इसी मूवी में, जहां आयरन मैन स्नैप करता है और कहता है आइकॉनिक वही 4 शब्द, जिनसे सब शुरू हुआ था। और पता है ये लाइन दरअसल स्क्रिप्ट में नहीं थी, यहाँ पर ओरिजिनली आयरन मैन ने बस एक स्माइल दी थी। बट फिर एडिटर जेफ फॉर्ड जब सीन को एडिट कर रहे थे तो उन्हें कुछ खाली खाली फील हुआ और उन्होंने ये आइडिया पिच किया। इस तरह से लेजेंडरी कैरेक्टर की जर्नी का अंत होता है। पर मार्वल ने आयरन मैन के फॉर्मूला को और मूवीज में ट्राई करने की कोशिश की, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, एरोगेंट, जीनियस, traumatic accident, forced to confront his own limitations and become something better। और ये काम किया, मूवी ने 677 मिलियन US$ कमाए। और हाँ, एक्टर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। बट भाई डॉक्टर स्ट्रेंज जब इन्फिनिटी वॉर में मरे तो कोई वैसे नहीं रोया जैसे आयरन मैन की मौत पे रोए थे। और हाँ, इसके बाद आयरन हार्ट आई सेम फॉर्मूला के साथ, बट वो वर्क नहीं की, क्योंकि जैसा मैंने कहा आयरन मैन की लेगेसी ऐसे ही नहीं बन गई। इसमें आरडीजे का बहुत बड़ा रोल था, आयरन मैन कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। और जब दोनों एक्टर और कैरेक्टर एक दूसरे के लिए बने होते हैं तब आयरन मैन जैसा कुछ बवाल बनता है। और वो ये कि मैं आयरन मैन हूं।